एवरीवन, आज हम कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। पहले सबकी पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है। अब हमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सब में रहा, रही, रहे आए हैं, लेकिन अगर देखिए एक चीज़ और भी है, डिफरेंस भी है सब में, कि अगर है लास्ट में लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर था, थी, थे लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर होगा, होगी, होंगे लगा हुआ है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस प्रकार सबका पहचान हो जाएगा। प्रेजेंट का होगा रहा है, रही है, रहे हैं। और फ्यूचर पास्ट का हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर का हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब हम सबकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम और आर होती है। इज का यूज हम सिंगुलर नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ करते हैं। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं और आर का यूज हम प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वाज और वर होती है। और वाज का यूज हम सिंगुलर नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ करते हैं। वर का यूज हम प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। विल बी का यूज हम आई वी को छोड़कर से सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन आई वी शैल बी का यूज हम क्या करते हैं, बस ओनली आई वी के साथ हम शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। उसका नियम क्या है। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे दादाजी सो रहे थे तो सो रहे थे आ गया है तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब देखेंगे वाज वर होती है। तो पहले सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, कौन सो रहे थे, तो आंसर आया दादाजी सो रहे थे। तो दादाजी हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो ग्रैंडफादर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का यूज करेंगे, तो सिंगुलर है तो इसलिए वाज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या काम हो रहा है सेंटेंस में, तो सोने का काम हो रहा है तो स्लीप हो जाएगा। स्लीप में क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो स्लीप में स्लीपिंग हो जाएगा। ग्रैंडफादर वाज स्लीपिंग, दादाजी सो रहे थे। अब दूसरा है मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ, तो इसमें भी सब्जेक्ट कौन अपने विद्यालय जा रहा है, तो मैं आंसर आया, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो आई के साथ हम बोले थे एम का यूज किया जाता है, तो आई एम। उसके बाद काम क्या कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू माई स्कूल, अपने विद्यालय। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। देख लीजिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिताजी आराम कर रहे होंगे, तो रहे होंगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कौन आराम कर रहे होंगे, पिताजी, तो पिताजी वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे पहले फादर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे, क्योंकि बताया था सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं और बस केवल आई वी को छोड़कर आई वी के साथ शैल बी का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, हमको मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो वे काम क्या कर रहे थे, आराम करने का काम कर रहे थे, तो फादर विल बी टेकिंग रेस्ट। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बी का यूज मतलब इज, एम, आर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है तो सिंगल होती है, तो उसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। लेकिन फ्यूचर में क्या होते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इस वजह से पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। मतलब नॉट के बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और जिसमें सिंगल रहेगा उसमें बस केवल सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, तो कौन आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, तो आंसर आया बर्ड्स। तो बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी, तो विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो द बर्ड्स विल, हम बोले थे ना कि दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगता है, तो देखिए नॉट लगा है बीच में। द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। अब ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म,
ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। अब दूसरा है, मैं अपने सहेलियों की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। तो कौन अपने सहेलियों की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। ठीक है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हमको पहले सब्जेक्ट लिखना भी है, उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग होती है वाज वर, तो आई के साथ वाज का यूज करेंगे, आई वाज। फिर उसके बाद नॉट हो गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या कर रही थी, प्रतीक्षा करने का काम कर रही थी ना, तो वो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो प्रतीक्षा करने की इंग्लिश होती है वेट, और वेट में क्या कर देंगे, ING ऐड कर देंगे। तो आई वॉज नॉट वेटिंग, मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, फॉर माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहला है विद ए हेल्पिंग वर्ब को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद ए हेल्पिंग वर्ब में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब वाक्य मतलब हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसलेट करने का, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर फ्यूचर रहेगा तो पहले विल या सेल लिखेंगे, सब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में विल या सेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या दादाजी सो रहे हैं, तो अब क्या रहे हैं, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो कौन सो रहे हैं, तो दादाजी ग्रैंडफादर। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। तो काम कौन सा हो रहा है, दादाजी कौन सा काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं ना, तो स्लीप। स्लिप में क्या करेंगे, स्लिप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, तो स्लिप का स्लीपिंग हो जाएगा। इज ग्रैंडफादर स्लीपिंग, क्या दादाजी सो रहे हैं। अब फ्यूचर में देख लीजिए, क्या वे घूम रहे होंगे, ये थोड़ा मतलब कि अजीब टाइप से, वैसे प्रेजेंट वाला जैसे है वैसे ही पास्ट को हम भी ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए उसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या वे घूम रहे होंगे, तो रहे होंगे ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये सेंटेंस, इससे ये पता चल गया। इसमें भी क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो विल या सेल लिख देंगे, पहले विल हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, कौन घूम रहे होंगे, तो वे घूम रहे होंगे, तो वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मतलब कि विल या सेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट दिया रहेगा तो नॉट को भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी का यूज करेंगे, और फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म का यूज करेंगे। तो विल दे बी वॉकिंग, क्या वे घूम रहे होंगे। अब विद हेल्पिंग वर्ब में देख लेते हैं क्या होता है कि जब वाक्य विद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्या दादाजी नहीं सो रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जब वाक्य मतलब कि प्रश्न भी पूछा जाए और उसमें नहीं भी आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो उसको कैसे बनाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या दादाजी नहीं सो रहे हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या दादाजी नहीं सो रहे हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ पे रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इज। ठीक है, उसके बाद अब सब्जेक्ट हो गया, कौन नहीं सो रहे हैं, तो सब्जेक्ट ग्रैंडफादर आ गया आंसर हमारा। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट भी हो गया ग्रैंडफादर, उसके बाद नॉट लिखना है, नॉट भी लिख देंगे, और उसके बाद दादाजी काम कौन सा कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, उसमें ING जोड़ देंगे। तो स्लीपिंग इज ग्रैंडफादर नॉट स्लीपिंग, क्या दादाजी नहीं सो रहे हैं। अब देख लेते हैं विथ ए क्वेश्चन वर्ड को कैसे ट्रांसलेट। अब विथ ए क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR वॉज वर सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब वह अब कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अब पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड खोजेंगे, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। वह अब कहाँ जा रही है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें हो जाएगा कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब रहा है रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो इज का यूज होगा। ठीक है, इज। उसके बाद सब्जेक्ट, कौन कहाँ जा रही है, तो कौन है सी, मतलब कि लड़कियों के लिए वहाँ के लिए सी लगाया जाता है, तो वेयर इज सी। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, तो गो का हो जाएगा गोइंग नाउ, वे अब कहाँ जा रही है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, इसमें भी क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि जब बीच में क्या क्यों कहाँ कैसे भी आया हो और नहीं भी आ जाए तब। वह अब वहाँ क्यों नहीं जा रही है, तो पहले क्या करेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्यों की लिखना है सबसे पहले, तो वाई हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी हो जाएगा, कौन
कौन लगा के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सब्जेक्ट हमारा पता चल जाएगा। फिर लिखना है नॉट, तो नॉट हो गया। फिर इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, तो वो हमारा हो गया मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो गो का हो जाएगा गोइंग। फिर वे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नाउ। वाई इज सी नॉट गोइंग देयर नाउ, वह अब वहाँ क्यों नहीं जा रही है। देखिए अगर मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होगा विथ ए क्वेश्चन वर्ड में, तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल इस अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे, और ओनली अगर इसमें निगेटिव नहीं दिया रहेगा तो इस अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। एक बार हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं कि उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। वे कल मेला कब देखने जा रहे होंगे, तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो दे के साथ हम विल भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो विल लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो दे हो गया सब्जेक्ट हमारा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही भी लिखेंगे, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो गो का हो जाएगा गोइंग। फिर वे कहाँ जा रहे हैं, टू सी द फेयर, मतलब मेला देखने जा रहे हैं। टुमारो कल, ठीक है, वे कल मेला देखने जा रहे होंगे, तो व्हेन विल दे बी गोइंग टू सी द फेयर। अब वह क्यों नहीं जा रही होगी, तो इसमें क्या होगा, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं भी आ गया है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है, तो वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है, क्योंकि रहे होंगे रही होंगी तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा, विल। फिर सी, और नहीं भी आया तो नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिख देंगे इसमें। मतलब इसमें क्या होता है, विल बी और शैल बी के बीच में अगर मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो सब्जेक्ट और नॉट दोनों को लिख के फिर बी का यूज करेंगे। तो वहाँ पे देखिए वैसे ही हुआ है, वाई विल सी नॉट बी गोइंग देयर नाउ, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड हमारा, ये हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करना है, तो विल का यूज करेंगे। और कौन से क्वेश्चन लगा के पूछेंगे, कौन अब वहाँ क्यों नहीं जा रही होगी, तो आंसर आया वह, तो वह जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद नॉट लिखना है, तो नॉट लिख देंगे, फिर बी। फिर उसके बाद काम कौन सा इसमें हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, जाने की जो जाना हो गया वो हमारा मेन वर्ब हो गया, उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो गो का गोइंग हो गया। फिर वो कहाँ जा रही है, तो देयर जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। नाउ वाई विल सी नॉट बी गोइंग देयर नाउ, वे अब वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, वह अब वहाँ क्यों नहीं जा रही होगी। अब जहाँ तक हमको समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजेंट का मतलब कि कंटीन्यूअस टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है सारे सेंटेंसेस में। अब एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाना, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो अंतिम ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे गिव होते हैं वर्ब, एक गिव हो गया और टेक हो गया, ऐसे जब वर्ब आते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जब आईएनजी जोड़ना रहता है तो ई को रिमूव करके उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में जी, एल, एम, एन, पीटी होता है तो इनसे पहले कोई शॉर्ट वॉवेल हो, जैसे कि हो गया रन, तो रन में क्या होता है, उसके पहले वाला आर यू एन, इसकी स्पेलिंग होती है आर यू एन, तो यू जो है वो क्या है, वॉवेल है, शॉर्ट वॉवेल हो गया। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि लास्ट वाला जो एन है कॉन्सोनेंट, उसको डबल करके उसमें फिर आईएनजी जोड़ेंगे तो रनिंग हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया भी है हिटिंग, तो क्या होगा, इसके हिट की स्पेलिंग होती है HIT, तो यहाँ इसके पहले जो है वॉवेल है, एक शॉर्ट वॉवेल है, तो इसको क्या कर देंगे, मतलब ये रहेगा तब क्या करेंगे, टी कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, हीटिंग। अब सिटिंग भी हो जाएगा इसी एग्जाम्पल में। अब तीसरा है, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो IE को Y में बदलकर ING जोड़ देते हैं। डाई प्लस डाइंग, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, डाई जैसे LIE लाई होता है, तो इसमें IE जिसके लास्ट में होता है, IE को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और वहाँ पे यल मतलब कि IE को रिमूव करके उस वहाँ के पे Y जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, और उसमें फिर ING जोड़ देंगे, फिर हो जाएगा लाइंग। और ऐसे ही डाई का भी होगा है कि DIE होता है, तो IE को रिमूव कर देंगे और वहाँ I लिख देंगे, फिर उसके बाद ING उसमें जोड़ देंगे, तो डाइंग हो जाएगा। और कुछ वैसे भी होते हैं कि उनकी स्पेलिंग वही की वही रहती है, उसमें ING जोड़ देते हैं, जैसे स्पीकिंग, बीपिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।